हमने पहले देखा कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है तो उसमें कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्पेशल केस है एक, जिसमें ज़्यादातर एग्जामिनर्स इसको पूछते हैं और हमें देखना होता है, ये बहुत स्पेशल केसेस हैं। वो है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू थ्री फोर्सेस ओनली। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तीन फोर्सेस की वजह से, लेकिन जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तीन फोर्सेस की वजह से, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। दो तीन चीज़ें उसकी, वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो चीज़ें ज़रूरी होंगी। देखिए, जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी कि हम कह रहे थे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। देखिए, ये पहली कंडीशन थी। अगर ये पहली कंडीशन थी तो अगर तीन फोर्सेस होंगे, तो इफ़ देर आर थ्री फोर्सेस, तो ये कंडीशन कैसे होनी चाहिए? इफ़ देर आर थ्री फोर्सेस, तो नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा? व्हेन दीज फोर्सेस विल मेक अ ट्रायंगल, व्हेन दीज फोर्सेस विल मेक अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल। और इसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, इसको कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल बनाना चाहिए। देखिए, ट्रायंगल जब बनाएंगे इस ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर आप देखें कि मैं ले रहा हूँ, ये सपोज एक फोर्स है F1, ये दूसरा फोर्स है सपोज F2, तो तीसरा फोर्स यकीनन ये आना चाहिए। ट्रायंगल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी ज़ीरो व्हेन दीज फोर्सेस विल मेक अ क्लोज ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ इसकी जगह पे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, इधर मैं लिख देता हूँ क्लोज ट्रायंगल। लेकिन क्लोज ट्रायंगल बने, क्लोज ट्रायंगल बनने का मकसद है कि नेट फोर्स ज़ीरो होगा। कभी कभी एग्जामिनर जो उल्टा पूछता है, कहता है कि अगर तीन फोर्स ने तो बताया, वो ट्रायंगल क्यों बनाएगा? ट्रायंगल इसलिए बनाएगा कि नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। जब नेट फोर्स ज़ीरो है, सारी बात है, क्लोज ट्रायंगल हो तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। यानी अगर एग्जाम इस तरह है तो हम लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिखने के अंदाजे बना रहा हूँ। हम लिखेंगे इफ़ अ बॉडी is in equilibrium, if a body is in equilibrium due to three forces, then these forces, then these forces must make a triangle, must make या must form a closed triangle, closed triangle, so that net force is zero, net force or resultant force is zero, and first condition of equilibrium is fulfilled, and first condition of equilibrium is fulfilled। तो ये होगी एक्सप्लेनेशन, यानी क्लोज ट्रायंगल बनाएगा। क्लोज ट्रायंगल बनाने का मकसद ये होगा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की फुलफिल हो जाएगी, और इस तरीके से ये फर्स्ट केस। अब दूसरी केस क्या होनी चाहिए? अगर ट्रायंगल देखें ये तीन फोर्स की वजह से है, तो दूसरी जो कंडीशन होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन, ये होनी चाहिए कि फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, forces must be
concurrent or forces must meet at a point. यानी अगर इनके टेल्स मिला दिए जाएं तो ये एक फोर्स है F1, सपोज ये F1 है, ये F2 है, तो ये F3 होगा, ये ज़रूर कॉन्करेंट होने चाहिए था। या अगर मिसाल के तौर पर, अगर आपका एक मिसाल के तौर पर ये कोई अवाल है, इसके साथ में मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कोई सपोज रॉड, ये हिंज है और इस रॉड को एक टेंशन ऐसे कर रहा है, टेंशन, इसका वेट सपोज इस जगह पे वेट है, तो देखिए ये जो फोर्सेस हैं वेट और टेंशन इधर मिल रही हैं, तो फोर्स जो होगा इधर बिल्कुल हिंज पे जो फोर्स होगा ये ज़रूर इसी पॉइंट से मिलना चाहिए। ये तीनों जो है ना एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। यानी ये टेंशन टी, ये देखें ये जो तीन फोर्स थे, एक वेट, टेंशन टी इधर डायरेक्शन था, ये तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए। या F1 F2 F3 ये है, तो ये तीनों देखें, ये तीनों भी जो है ना कॉन्करेंट होने चाहिए, तो बॉडी को दोनों होंगे। अब कॉन्करेंट क्यों होने चाहिए, रीज़न इसकी एग्जाम पूछा कि कॉन्करेंट क्यों होने चाहिए तीन फोर्सेस। बेसिकली फोर्सेस हैं तीन, इसकी रीज़न देखें, तीन फोर्सेस हैं। तो अब अगर ये कॉन्करेंट न होंगे और दो कॉन्करेंट होंगे, इफ़ दे आर नॉट कॉन्करेंट, सपोज इफ़ दे आर कॉन्करेंट, if they are concurrent, then net movement of force about the point, net movement of force about the point where forces meet will be zero, and second condition of equilibrium will be satisfied, and second condition of equilibrium will be satisfied. बस आपने एग्जामिनर को इतना लिखना है, यही काफ़ी है। लेकिन मैं वजाहत कर लेता हूँ, आपको शायद समझ आ जाएगी। देखें सारी बातें, अगर मिसाल के तौर पर तीन ये कॉन्करेंट हैं फोर्सेस, मैं F1 और F2 की मिसाल दूंगा। ये सपोज F1 फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, और ये सपोज F3 है। तीन फोर्सेस हैं। अगर ये कॉन्करेंट नहीं तो दो तो ज़रूर कॉन्करेंट, दो तो मस्ट होंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये ए पॉइंट पे मूवमेंट ले लूँ, तो ए पॉइंट फिजिकली कॉन्करेंट बॉडी है, F1 और F2 उधर मिलते हैं, तो F1 और F2 के मूवमेंट ए पॉइंट पे ज़ीरो आएंगे, F3 का मूवमेंट ज़ीरो नहीं आएगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर बी पॉइंट पे ले लूँ, जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है F2 और F3 का, तो F2 और F3 के मूवमेंट बी पे ज़ीरो आएगा, लेकिन F3 का मूवमेंट ज़ीरो नहीं आएगा। और अगर मैं मिसाल के सी पे ले लूँ, तो इधर F1 और F3 का मूवमेंट ज़ीरो आएगा, F2 का ज़ीरो नहीं आएगा। या अगर मैं हिंज वाली मिसाल आपको दोबारा दे दूँ, मिसाल के तौर पर ये हिंज है, सपोज़ जो मैंने ये वाल बनाया, ये हिंज है, ये रॉड है, इसका वेट बिल्कुल सपोज़ इधर ऐड करा वेट, और ये टेंट, सारी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसे हो रही है। अब ये मिसाल के तौर पर ये वेट जो है इधर है, ये ए पॉइंट पे है। अगर जो फोर्स है होना तो कॉन्करेंट चाहिए, होना इसके देखें इधर से गुजरना चाहिए, लेकिन सपोज ये फोर्स इधर से गुजर रहा है, ये एफ। अच्छा, अब आप देखिए टेंशन टी और वेट ए पे जो है, टेंशन टी और वेट ए पे कॉन्करेंट है।
अगर ए पे मूवमेंट लूँगा तो टेंशन टी की मूवमेंट जीरो हो जाएगी, वेट की मूवमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन इस एफ की मूवमेंट जीरो नहीं होगी। या अगर आप ये देखें मिसाल के तौर पर ये वेट और फोर्स इधर बी पॉइंट पे कॉन्करेंट है, अगर बी पॉइंट में मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स लूँगा तो एफ का मूवमेंट भी ज़ीरो आएगा, डब्ल्यू का भी ज़ीरो आएगा, लेकिन टी का ज़ीरो नहीं आएगा। या फिर अगर आप ये देखें कि ये एफ और टी सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर एफ सी पॉइंट पे मूवमेंट लूँगा फोर्स का तो देखें टी का और एफ का तो ज़ीरो आएगा, डब्ल्यू का रिजल्टेंट कुछ मूवमेंट होगा और बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप चाहें तो ये मिसाल देके एग्जामिनर को आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं कि अगर ये दो तीनों कॉन्करेंट नहीं होंगे तो दो तो ज़रूर कॉन्करेंट होंगे, पॉसिबल नहीं है। आप देखिए मिसाल को आप ये एग्जांपल बता सकते हैं, रॉड वाली की वेट है ये, इसमें है ये, तो आप देखिए इसमें अगर ये कॉन्करेंट न होते तो जाहिर बात है कि जो दो तो कॉन्करेंट होंगे, जो दो फोर्स कॉन्करेंट होंगे उस पॉइंट में मूवमेंट ऑफ फोर्स दो की वजह से तो ज़ीरो आएगा, लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि थर्ड फोर्स का इसमें होगा। तो हमने देखा कि अब देखिए कि हमने देखा कि बॉडी जो है ना वो ट्रायंगल ज़रूर बनना चाहिए ट्रायंगल फोर्सेस का, और ट्रायंगल फोर्सेस का बनेगा पहली बात, और उसके बाद जो है ट्रायंगल फोर्सेस के बनने के बाद आपका जो है ट्रायंगल फोर्सेस का इसलिए क्लोज बनेगा क्योंकि फर्स्ट कंडीशन की सेटिस्फाइड हो, और कॉन्करेंट इसीलिए होंगे कि उनके मूवमेंट ऑफ फोर्स उस कॉन्करेंट पॉइंट पे या इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ज़ीरो होने चाहिए कि दोनों मूवमेंट्स ऑफ होंगे, फोर्स जो है ना दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाइड हो जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई ट्रायंगल फोर्सेस का बनता है तो उसको कॉन्करेंट फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे, और कॉन्करेंट अगर दिए जाते हैं तो ट्रायंगल में कैसे शो करेंगे। उमूमन एग्जामिनर कॉन्करेंट देता है और ट्रायंगल बना के क्वेश्चन हल कराता है। ज़्यादातर एग्जामिनर की स्ट्रेटजी ये होती है कि कॉन्करेंट फोर्सेस देता है और ट्रायंगल में कराता है। मैं आपको ट्रायंगल भी सिखाता हूँ और ट्रायंगल से कॉन्करेंट में लाना और कॉन्करेंट से ट्रायंगल में लाना दोनों सिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो मैं करूँगा, और उस क्वेश्चन को आगे मैं बढ़ा के फिर इसके कुछ पास्ट पेपर्स में 3-4 क्वेश्चन दूसरे वीडियोस में करूँगा। एक वीडियो का एक पास्ट पेपर करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। तो अभी मैं इसमें मिसाल के तौर पर आपको ये करने लगा हूँ, देखें कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 3 फोर्सेस of magnitude 80 Newton, 60 Newton and 50 Newton bring the body in equilibrium, bring the body in equilibrium. Show these forces in triangular form and concurrent form. पहले तो देखिए आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से ज्योमेट्री से बताऊँ, बेसिक ज्योमेट्री से, अगर ये कोई भी ट्रायंगल बनता है, अगर ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, तो किन भी दो का सम ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, इसी तरह ए प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी और बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। आप इसमें देखिए ये देखिए ट्रायंगल बनने के काबिल है भी नहीं, पहले ये भी सोच सकते हैं आप। देखिए आप 80 और 60 को करें, 80 और 60 को अगर आप करेंगे तो देखिए 80 प्लस 60 ये 140 न्यूटन आ गया जो से बड़ा है। फिर 60 और 50 को करें तो 110 आ गया जो 80 से ज़्यादा है। फिर आप जो है 80 और 50 को करें वो भी ज़्यादा है, तो यह ट्रायंगल बन सकता है। अब मैं ट्रायंगल के ज़्यादातर में हमेशा जो है ना कोशिश करें कि बड़ा साइड नीचे किया करें। ये देखें हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ये साइड देता हूँ 80 न्यूटन ही ले लूँगा। डायरेक्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा और ये सपोज़ ये मैं लेता हूँ 60 न्यूटन। ये डायरेक्शन इसके कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि इनके एंगल्स क्या हैं, फ़िलहाल ऐसे ही लेता हूँ रफली। और ये क्लोज ट्रायंगल ज़रूर बना होगा, क्योंकि क्लोज इसलिए बनेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये 50 न्यूटन।
अब मुझे एंगल्स का नहीं पता। सपोज़ मैं ये एंगल ले रहा हूँ, ये वाली एंगल ले रहा हूँ अल्फ़ा, और ये वाली एंगल ले रहा हूँ बीटा, और ये वाली एंगल ले रहा हूँ गामा। अब देखिए, आपको एक बात बताऊँ, इधर बच्चे एक एंगल के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं, फिर साइन लगाते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, दो एंगल्स मिले वो फिर आप साइन लगाया करें, वरना हमेशा कोसाइन लगाया करें, क्योंकि जब साइन पॉजिटिव आता है तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल में पता नहीं चलता। तो मैं आप देखिए कि अगर मैं कोसाइन रूल अगर आपको पता हो तो कोसाइन रूल ये होता है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ए का इसको स्मॉल सी से शो करते हैं, इसको स्मॉल बी से, इसको ए से, तो अगर कास आप ए मालूम करना चाहें, ए का कास ये है, तो ये हमेशा होता है 20 का जो एडजेसेंट उनका स्क्वायर होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc। इसी तरह अगर कास बी मालूम करना चाहेंगे तो होगा a² + c² - b² अपॉन 2ac। और कभी भी जब अननोन एंगल्स हो दो दफ़ा कास लगाया करें, वरना साइन क्या पता कि साइन जब पॉजिटिव आता है तो वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, उधर पता नहीं चलता हमें। तो मैं पहले ये कास अल्फ़ा लगा रहा हूँ। देखें, कास अल्फ़ा में करूँगा न्यूटन्स में, ये तो 50 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेशो में वही होगा 50 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर - 60 का स्क्वायर अपॉन 2 × 50 × 80, तो मुझे अल्फ़ा एंगल मिल जाएगा। अल्फ़ा में कैलकुलेट करूँगा, मैंने कैलकुलेट कुछ चीज़ पहले नहीं की होती, आपको पता है मैं हमेशा डायरेक्ट करता हूँ चीज़ें, इसीलिए कि बच्चों के साथ में करूँ तो कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो बच्चों को समझ, हालांकि उससे टाइम सेव हो जाता है सवाए प्रैक्टिकल के, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मैं उधर ही कैलकुलेट करता हूँ। और इसका मैं कास इन्वर्स ये आ गया 48.5 डिग्री, अल्फ़ा आ गया 48.5 डिग्री। अब देखिए, कुछ बच्चे अगर ये 48.5 लगा एकदम से साइन लगा के साइन बीटा और साइन गामा मालूम करेंगे, इससे न किया करें, क्योंकि अगर ये आप लगाएंगे तो साइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल नहीं था, मैं करके दिखाता हूँ। अगर साइन लगाते तो वो दो वैल्यूज़ आएंगी, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू है। तो दो वैल्यू हमेशा जो है कोसाइन रूल से निकाला करें। अब मैं कास बीटा में निकाल रहा हूँ। कास बीटा आ जाएगा 80 का स्क्वायर + 60 का स्क्वायर - 50 का स्क्वायर अपॉन 2 × 80 × 60। तो ये 80 का स्क्वायर + 60 का स्क्वायर - 50 का स्क्वायर अपॉन 2 × 80 × 60, और ये आ गया 38.6 डिग्री। ये हमारा जो है ये बीटा आ गया 38.6 डिग्री। अगर साइन लगाते ना तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाते, एक 38.6 आया है तो दूसरा जो आता है 180 - 38.6, ये दो वैल्यू पॉसिबल थे, यानी 180 - 38.6, ये आपका 141.4 भी आता, तो आपको पता नहीं चलता। अब आप तीसरी एंगल निकाल सकते हैं। तीसरी एंगल जो गामा होगी वो आप 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं। 180 डिग्री - 48.5 डिग्री - 38.5 डिग्री, तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा 180 - 48.5 - 38.6 है, सॉरी ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 38.6 है, तो ये आ रही 92.6 डिग्री। तो ये एंगल होंगी
अब देखें जो यानी मैंने दिए हुए देखें कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, देखें मैं बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये 80 था, 80 न्यूटन था, ये 80 न्यूटन, फिर कितना था, एटी, और ये 60-50 था, 80 60-50, 80 है, ये 60 न्यूटन, और ये 50 न्यूटन, और 80 60-50। तो आप देखें कि ये एंगल अल्फ़ा मैंने ये ली हुई थी। अल्फ़ा कितनी आ रही है? अल्फ़ा आ रही थी 48.5। ये मैंने एंगल अल्फ़ा लिया था, ये थी 48.5 डिग्री, और ये थी 38.6 डिग्री, और ये था 98.6 डिग्री। अब इसका कॉन्करेंट फॉर्म कैसे होगा? देखें, कॉन्करेंट फॉर्म में पहले तो आप जो बड़ा फोर्स है वो निकाल दें। ये देखें, ये 80 न्यूटन आपने ऐसे निकाल दिया, 80 न्यूटन, ठीक है। अब आप 60 न्यूटन के साथ लेके आ रहे हैं। 80 और 60 का देखें, ये 80 और 60 का एंगल आपस में कितना है? एंगल होता है हेड एंगल। बेसिकली हमेशा आप देखें, एक ये टेल है, ये हेड है, जो भी ये एंगल होगा, एंगल बिटवीन देयर टेल्स जो होता है वही एंगल सही होता है। तो अगर ये मिसाल के तौर पर 80 और 60 का 38.6 है, तो इधर जो बनेगा वो हमेशा 180 माइनस करके बनेगा, ऑलवेज 180 माइनस 38.5 करें तो 180 माइनस 38.5 141.5 डिग्री आएगा। यानी इसके साथ ये 60 न्यूटन और ये एंगल जो होगा 141.5 डिग्री होगा। अब मिसाल के तौर दूसरा जो 80 के साथ बना रहा है 50 न्यूटन, 80 के साथ बना रहा है 48.5 का, तो 48.5 में 180 से माइनस करूँगा 48.5 सॉरी 180 माइनस 48.5। हमेशा जो हेड और टेल में है जो भी एंगल है, टेल्स में एंगल हमेशा वही होगी उसके 180 माइनस करके। ये देखें, ये एंगल आएगा 131.5 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये हमारा हो जाएगा 50 न्यूटन। आप देखें 60 और 50 के दरमियान एंगल कितना है? 92.6 है। तो अब ये भी 180 से माइनस करें, 180 माइनस 92.6, ये आ जाएगा 87.4 डिग्री। ये आपका जो एंगल होगा ये 87.4 डिग्री। इसमें कुछ 38.6 जो था, मेरा ख्याल है ये भी 0.4 ही है, क्योंकि एक मिनट मैं कुछ गलती कर चुका हूँ। 80 और 60 के दरमियान 38.6 था, 180 माइनस 38.6 फिर वैसे थोड़ी 141.4 था। ये जो है 144 डिग्री है, ये 5 है, ठीक है, 131.5 डिग्री, और ये 92.6 आया तो 87.4। ये तकरीबन सम जो है ना 360 होना चाहिए। थोड़े बहुत राउंडिंग एरर्स हो जाते हैं। 141.4 प्लस 131.5 प्लस 87.4 करेंगे, राउंड अबाउट 360 ही आना चाहिए। 360.3 आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो राउंडिंग एरर्स होते हैं। तो मेरा ये समझ, इधर कभी कभी आप जो है ना इसमें भी
देखिए इसमें भी कभी कभी लेविस थ्योरम लगाते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में हो तो आप ये भी लगा सकते हैं अगर फोर्सेस मालूम हो। अगर ये आपका इस तरीके से देखें है, ये F1, ये F2, ये F3, ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये हमेशा जो भी होगा ये 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, क्योंकि टोटल सम 360 होता है। या मैं इसको गामा ले लूँ तो इसको आप लेमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। कभी कभी लेमिस थ्योरम भी डायरेक्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ट्रायंगल बना के कराता है। लेमिस थ्योरम क्या होता है कि ये F1 इसके सामने वाला फोर्स बीटा एंगल बीटा है, तो ये हमेशा रेशियो होता है F1 अपान साइन बीटा इज इक्वल होता है F2 अपान साइन गामा इज इक्वल होता है F3 अपान साइन अल्फ़ा। अब देखें ये तो हुआ, अगर हमें ट्रायंगल मिला हो, कोई ट्रायंगल दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, तो उसके फोर्सेस कैसे मालूम करें, मिसाल उसको कॉन्करेंट में कैसे लाएं। देखिए अगर यानी कॉन्करेंट से हमने बोला है, अब अगर ट्रायंगल मिला हो तो कॉन्करेंट भी हमेशा सबके मिला दें। अगर मिसाल के तौर पर ये देखें एंगल है, ये कॉन्करेंट, ये ट्रायंगल मिला हुआ है, ये F1 है क्लोज टाइम, F2 है, ये F3 है, क्लोज ट्रायंगल मिला हुआ है। तो आप देखें अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो कॉन्करेंट में वही 180 माइनस होगा दोनों में। ये F1 दोनों में हमेशा जो एंगल वैल्यू करा के वो 180 माइनस करके F2, ये F3। आप देखें ऊपर F1 और F2 में बीटा है, F1 और F2 में बीटा है, तो ये एंगल हमेशा जो होगी 180 माइनस बीटा होगी। F2 और F3 में एंगल देखें अल्फ़ा है, तो ये एंगल हमेशा होगी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। और F1 और F3 में एंगल गामा है, तो ये एंगल होगी 180 माइनस गामा। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस पास पेपर्स के करूँगा, फिर 3-4 क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं।